तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? तो सही आंसर क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का टाइम पीरियड जो है 1509 ईस्वी से 1520 ईस्वी है। यानी कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था और उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत जो है सामुद्रिक नीति का संचालन किया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बीपीएससी बना चुका है, जिसे हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, अथवा इसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। 1508 में वह चौल के युद्ध में गुजरात के शासक से संभवतः पराजित हो गया था, किंतु 1509 में उसने मोहम्मद बेगरा मिस्र तथा तुर्की शासकों के समुद्री बेरों को पराजित किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित। क्वेश्चन में आगे देख लीजिए। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। इसको वीडियो को 2x करके आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपका टाइम जो है बच जाएगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? पुर्तगाली। और आंसर सही इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अल्फांसो डी एल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 के बीच इसका टाइम पीरियड है। दूसरा वायसराय बनकर भारत आया था और उसने अल्मीडा की जगह ब्लू वाटर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जगह ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। और 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। यहाँ से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ा है। ठीक है, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक जनक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर जो मुगल शासक था उसने खान की उपाधि से नवाजा था या खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकिंस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंस। इसका एक्सप्लेन देखते हैं कि हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी या व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत आया। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट किया और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि जो है दिया था। तो यही से क्वेश्चन आपका बना है कि खान की उपाधि किसको दिया गया था? क्या हो जाएगा? हॉकिंस। क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। कहाँ हो जाएगा? डी, सूरत। 1660 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर, यानी कि भारत ऐसे करके अगर मैप पे बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा पश्चिमी तट। ठीक है, एक मिनट। तो हॉकिंस जो है 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट यानी सूरत पे, यहाँ हमने डिस्कस कर रहे थे, इस साइड आपका सूरत पड़ेगा, फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा था। इसके बाद क्या हुआ? एक शाही फरमान के द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने का इजाज़त जो है अंग्रेजों को मिल जाता है
हॉकिंस जो है फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार माना जाता है और वह जो है हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। तो 1611 में मुगल बादशाह जो है जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिडलटन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति जो है पाने में सफलता हासिल करता है और जहांगीर जो है 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। अंग्रेज कैप्टन जो है बेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगाली के जहाजी बेड़े को पराजित कर उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था या भंग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रॉ भारत आया था। सर थॉमस रॉ किस मुगल शासक के समय भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जिसका सही आंसर होगा जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर। 1615 में ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आया और उसका उद्देश्य था एक व्यापारिक संधि करना था। सर थॉमस रॉ ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार जो है प्राप्त कर लिया था। किससे? जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। इसको वीडियो को आप लोग 2x करके देख लीजिए जिससे आपका टाइम बच जाएगा, चूंकि टाइम एग्जाम में कम है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच के द्वारा कब फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में। तो पटना ड्रियास्टिक गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या कहीं अन्यत्र भी 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई जो है प्रमाण नहीं मिलता। बीपीएससी के द्वारा फिर भी यह जो क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि 1632 इसका आंसर जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था? तो क्या होगा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का जो अधिग्रहण कर लिया था, कब्जा में ले लिया था, उसके वजह से कर्नाटक का जो है प्रथम युद्ध लड़ा गया है। तो कर्नाटक युद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको देख लेते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच लड़ा गया है। तो इस युद्ध को सेंट टोपे के युद्ध के भी नाम से जानते हैं और इस युद्ध की पृष्ठभूमि यूरोप में दोनों शक्ति है, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य लड़े गए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही तैयार हो गया था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और ब्रिटेन का बेस जो है लड़ाई का ये पहले से ही तैयार हो गया था और यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के क्या थे? विरोधी थे, जिसका प्रभाव भारत पर भी देखने को मिलता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ का तत्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना था। ठीक है, कुछ ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला पुर्डोने की सहायता से मद्रास को जीत लिया और अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से डुप्ले के विरुद्ध सहायता मांगा। हालांकि हस्तक्षेप के बाद भी डुप्ले ने मद्रास घेरा नहीं छोड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया है और इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय हुआ है। यह किसी विदेशी सेना की पहली विजय मानी जाती है और इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत 1748 में होता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक्स ला सेपेल की संधि 1748 में हुआ है। ये इससे भी क्वेश्चन बना है। एक्स ला सेपेल की संधि कब? 1748 में हुआ है और इस संधि के शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुई वर्ग फ्रांसीसी को वापस मिल गया और इस युद्ध
इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल जो है बराबर बराबर रहे। आगे कुछ डिस्कस और भी है, इसको आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में आगे आता है 1760 का प्रथम बांडीवासा का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किससे के खिलाफ लड़ा गया था? 1760 का प्रथम बांडीवासा का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी के खिलाफ। शादी का सीजन है, उसके वजह से आपको जो है डीजे वगैरह का आवाज़ आपको इस माइक पे आता हुआ दिख रहा है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 1760 का प्रथम बांडीवासा का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो क्या होगा? फ्रांसीसी। ठीक है। बांडीवासा का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होता है और युद्ध में फ्रांसीसी जो है पराजित हो जाते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट के द्वारा, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली के द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? क्वेश्चन बन गया। तो स्वाली के स्थान पर जो हराया था यह था थॉमस वेस्ट। अंग्रेज अधिकारी कौन था? थॉमस वेस्ट, जो स्वाली के स्थान पर किसको? पुर्तगालियों को पराजित किया था। इसका एक्सप्लेन हमने पहले भी किया है। तो 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन जो है सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। और कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित किया। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और जल्द ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां भी स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता है। ये जो है क्वेश्चन जो आप इसको बिहार स्पेशल से लिंक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो उस क्षेत्र की पहचान करने के लिए कहा गया है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। क्या होगा? मोहम्मद रजा खान। 1765 की इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव जो है दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भेजा गया और यह संधि 2 चरणों में संपन्न होता है। इलाहाबाद का प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 को। तो यह संधि जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य जो है संपन्न हुआ और इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है प्राप्त हुआ था। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने का वादा किया था। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। इलाहाबाद का सेकेंड संधि जो है ये 16 अगस्त 1765 को संपन्न होता है और यह संधि जो है क्लाइव एवं अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य जो है संपन्न हुआ। इस संधि के तहत क्या क्या हुआ कि इलाहाबाद और करा को छोड़कर अवध का शेष भाग नवाब को वापस दे दिया गया। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई थी और कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई थी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान किया गया था। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया था। हालांकि यह अवध के राजा के अधीन ही माना गया है।
कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। शाह आलम सेकेंड, मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। डेट पूछा है, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो है शाह आलम सेकेंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्रदान किया? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। इलाहाबाद की दूसरा संधि जो है अगस्त 1765 में हुआ है और शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को दिया गया। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दिया गया था, जिसके बदले कंपनी को 26 लाख रुपया प्रदान किया गया था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपया देना था। और इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है उसके साम्राज्य की सीमा थी। देखिए, मुगल बादशाह के बारे में तो कहा ही जाता है, लेकिन ये जो है बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं। ये जो है क्वेश्चन बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं कहा जाता था। ये मुगल शासक जो है शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड के बारे में जो है ये स्टेटमेंट कहा गया था। और क्या स्टेटमेंट था? तो स्टेटमेंट इस टाइप का दिया गया था। स्टेटमेंट था, सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, यानी कि शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य के सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम तक रह गया था। तो इसी के बारे में जो है ये प्रश्न बना था, लेकिन इसको बीपीएससी जो है आगे चल के रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, कैंसिल कर दिया था। यहाँ इसका एक्सप्लेन दिया गया है। देखिए, सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, ये मुगल शासक शाह आलम सेकेंड के बारे में कहा गया था। तो क्वेश्चन बीपीएससी आयोग ने इस प्रश्न को गलत कर दिया था, जबकि बीपीएससी के द्वारा बहादुर शाह एग्जाम वो जो है एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ दिया गया एक्सप्लेन कि बाद में इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। क्वेश्चन कह रहा है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? शाह शुजा से, शाह शुजा से। पंजाब जो है अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग हुआ करता था। 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष भाग जो है सिख मिसलों का अधिकार हो गया था, यानी कि कुछ भाग को छोड़ दे तो सिख साम्राज्य के अंतर्गत ये सब जो है आ गया था। इधर अफगानों के आंतरिक झगड़ा के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह आलम ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह ए नूर यानी कोहनूर हीरा जो है भेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम। 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बनता है।
टीपू अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और शासन प्रशासन में आधुनिक कारकों को अपनाने के कारण अधिक पहचाना जाता है। टीपू को एक मिनट टीपू को एक साथ बहुत सारा भाषा का नॉलेज था, जैसे कि अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़, ये सब भाषा जो है का ज्ञान था। अपने नवीन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई माप तौल इकाई और नई संवत यानी कैलेंडर का प्रचलन किया था। टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य संगठनों को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया। अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के पश्चात तत्व को भी अपनाया था। 1796 में अंग्रेजी सेना के मुकाबले के उद्देश्य से टीपू ने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। मौलिदाबाद, बाजिदाबाद और मंगलौर आदि में टीपू के पोत निर्माण करवाया गया। टीपू ने अपने पिता हैदर अली के विपरीत सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि धारण नहीं की, बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के जारी करवाए थे। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जेकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। अपने को नागरिक टीपू कह के पुकारा करता था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ शुरू की थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ शुरू किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान। क्या होगा? टीपू सुल्तान। 1792 में तत्कालीन गवर्नर जो है जनरल कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। अंग्रेजों और टीपू के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न होता है। संधि की शर्तों के साथ अनुसार टीपू को अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा अपने सहयोगियों को देना था। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपये भी अंग्रेजों को देने थे। हर्जाना न देने तक अंग्रेजों ने टीपू के 2 पुत्रों को बंधक बना लिया था और इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार ये जो है मिला। मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनाता ही है। द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है? सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत यानी कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग कर दिया गया था। ठीक है,